आज हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक पे जिसका नाम है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक बहुत ही कैसे कहें इसको, ये अच्छा भी है, बुरा भी है, कॉमन भी है, अनकॉमन भी है, और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है इनफैक्ट मेडिकल स्टाफ को भी और जनरल पब्लिक को भी। तो स्ट्रोक पे डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रोक होता क्या है? पहली चीज तो ये समझो, स्ट्रोक बेसिकली होता ये है कि हमारा दिमाग, ब्रेन कभी सोता नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं हमारा ब्रेन कंटिन्यूअस फंक्शनिंग करता रहता है, और उसको फंक्शनिंग करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ब्लड से। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजन ब्रेन में। अगर किसी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन या बाकी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, या ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, ब्रेन को कंटिन्यूअसली मिलने वाली ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दो ही चीजें ब्रेन को सबसे ज्यादा चाहिए होती है फंक्शनिंग के लिए, और अगर इनमें से सप्लाई रुक जाएगी तो फिर ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक होने के कई सारे रीजंस होते हैं, वो टाइप ऑफ स्ट्रोक पे डिपेंड करता है। एक्चुअली स्ट्रोक के जो टाइप्स है वो उसके रीजन पे ही हम नाम दिए होते हैं कि कैसे स्ट्रोक होता है, उसका नाम क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ब्रेन पूरी बॉडी का सिर्फ 2% वेट रखता है। मतलब अगर आपकी बॉडी 100 किलो की है तो ब्रेन आपका सिर्फ मैक्सिमम 2 किलो का होगा, लेकिन पूरी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन आप लेते हो उसका 20% ऑक्सीजन सिर्फ ब्रेन यूज करता है। अभी समझ लो उसको कितनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये रूट 2 वर्सेस 20 इससे याद रख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है। नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रोक। स्ट्रोक के पार्ट्स कौन कौन से, टाइप्स कौन कौन से। ठीक है, अब स्ट्रोक के कुछ टाइप्स बहुत ज्यादा कॉमन है, पता होगा। पहला इस्कीमिक स्ट्रोक, सबको मालूम है। इस्कीमिक मतलब नाम बना इस्कीमिया से। इस्कीमिया का मतलब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहां इस्कीमिया हो जाता है। तो यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन के किसी एक पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाना। ये होता है क्लॉट की वजह से। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कहीं पर अगर क्लॉट फंस गया, सपोज ये ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पर एक क्लॉट फंस गया तो ये ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो इसके आगे का जो ब्रेन का जितना पार्ट है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। सबसे ज्यादा यही होता है, 87% केसेस होते हैं स्ट्रोक के जिसमें इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, दूसरा टाइप का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक का मतलब ब्लीड कर गया। कोई आपका जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई और ब्लड निकलने लगा, तो ब्लड क्या करेगा? अभी ये वेसल के अंदर फ्लो कर रहा था, फिर ये ब्रेन के किसी एक पार्ट में लीक करने लगेगा तो यहाँ पर भरना शुरू हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इसको चलो रेड से कर देते हैं। अब ये जिस पार्ट में यहाँ पे ब्लड भरना शुरू हो जाएगा वहां पे प्रेशर देगा, प्लस ब्लड जो आगे जा रहा था वो तो नहीं जा रहा ना, ब्लड तो यहीं पे लीक कर गया, और यहाँ पे प्रेशर भी दे रहा है, तो ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ये बात इतनी समझ में आती है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड लीक किया है ये क्लॉट भी तो करेगा, और जब ये क्लॉट करेगा तो ये हार्ड बन जाएगा, तो ये ब्रेन को और ज्यादा डैमेज कर देगा। तो इस वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक ज्यादा खतरनाक होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक की कंडीशंस कम होती हैं बट इसके केसेस ज्यादा खतरनाक होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कैसे होंगे? बहुत ही सिंपल है, याद रखना है इसको। ब्रेन के दो पार्ट, एक दिमाग के अंदर और एक दिमाग के बाहर। ठीक है, वो कैसे होता है? अगर आपको ब्रेन की एनाटॉमी याद हो तो जो हमारा ब्रेन का डिजाइन होता है, एक तो हमारा इसके अंदर ब्रेन का मैटर होता है, इसके बाद इसके ऊपर हमारी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, इसके बीच में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब आर्किनॉइड स्पेस। ठीक है, ये स्पेस में अगर ब्लीड किया तो ब्रेन के अंदर तो नहीं किया ना, ये बाहर किया, तो इसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। पूरा नाम क्या होगा? सब आर्किनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अब अगर ये ब्रेन के अंदर किया तो इसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल या इंट्रासेरिब्रल। सेरिब्रल मतलब ब्रेन, क्रेनियल मतलब क्रेनियल कैविटी, तो इंट्राक्रेनियल या इंट्रासेरिब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, ये हेमरेजिक स्ट्रोक के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, ये दोनों ही मेजर टाइप ऑफ स्ट्रोक्स हैं, दोनों में बहुत अच्छा खासा डैमेज होता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का मतलब ये स्ट्रोक आएगा, 5 मिनट तक मुश्किल से रहेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है,
ये मेजर स्ट्रोक नहीं है, रिस्की नहीं है, बट ये सिम्टम होता है कि अब इन फ्यूचर आपको कोई सीवियर स्ट्रोक होने वाला है। इसमें क्या होता है, कोई छोटा सा क्लॉट था, फंस गया, ब्लड फ्लो के साथ फिर निकल गया, तो टेम्परेरी स्ट्रोक आता है और मुश्किल से 5 मिनट रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। बट क्योंकि ये सिग्नल है, तो सिग्नल से क्या होगा, एक स्टडी के हिसाब से जिन लोगों को TIA होता है 1 साल के अंदर, उसमें से 1/3 लोगों को सीवियर स्ट्रोक, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा, मोस्टली इस्कीमिक स्ट्रोक। और इसमें से 10 से 15% लोगों को 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई मेजर स्ट्रोक होगा। ये रिजल्ट, ये स्टडी है, और इस वजह से TIA को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अभी एक पेशेंट था हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, उसका अटेंडेंट अपने आप से गिर गया, मॉर्निंग के शिफ्ट में बाहर अपने आप से गिर गया, उसको लेकर आए, चेक किया, वाइटल्स भी सही थे, शुगर भी सही था, सब कुछ सही था, कोई रीजन समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। माइट भी पॉसिबल उसको TIA हुआ, ठीक है, ओके। TIA के अलावा एक और टाइप का स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक। ये कौन सा स्ट्रोक होता है, ये 3 तो सबको पता होते हैं, कॉमन होते हैं, आखिरी ये 2 नहीं पता होते। क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक कौन सा होता है, ये स्ट्रोक क्यों हो रहा है इसकी वजह मालूम है, ये स्ट्रोक क्यों हो रहा है इसकी वजह मालूम है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रोक हो जाए जिसको टेस्ट करने के बाद भी उस स्ट्रोक की वजह ना समझ में आए, उसको बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक्स, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका डिजिटल वर्ल्ड में होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब कोडिंग कर दी जाती है, तो जिसको जो वो चीज जाननी होती है उसी को पता लगती है, बाकी कितना भी ढूंढता रहे उसको पता नहीं लगेगा, तो वो डेटा हमने इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट मतलब उसको कोडेड कर दिया, इसी से नाम है क्रिप्टोजेनिक। इसका रीजन समझ में नहीं आता, चाहे जितना डायग्नोसिस कर लो, चाहे जितनी जांचें करा लो, रीजन नहीं पता कि स्ट्रोक आया क्यों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। और आखिरी का जो स्ट्रोक होता है वो होता है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, ठीक है। बाकी चीजों पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बट इस पे डिस्कशन की जरूरत है क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जितना भी ज्ञान हम ला रहे हैं ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये हमने कॉपी किया है CDC, NCBI और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA की वेबसाइट से। इसमें सारी की सारी डिटेल्स अलग अलग दी हुई है, इनको कंबाइन करके एक साथ लाकर समराइज करके आज की क्लास, ठीक है। तो अगर इसको कोई चीज क्रॉस चेक करना हो, इनकी वेबसाइट सर्च करो, इसके डेटा ही है, इसको रीड आउट कर लो, समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, चलो इसको डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा स्ट्रोक हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है क्या सिम्टम्स होंगे? नहीं, अभी हमने बताया कि किसी वजह से ब्रेन का एक पार्ट काम करना बंद कर दे, ठीक है, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और सिम्टम्स को चेक करने का और क्रॉस चेक करने का एक सीधा सा तरीका है फास्ट, ठीक है। देखो स्ट्रोक में क्या होगा, हमको सबको पता है कि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट का ब्रेन हमारी लेफ्ट की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर राइट साइड में कहीं पे स्ट्रोक हुआ तो लेफ्ट साइड की बॉडी में हेमीप्लेजिया होना शुरू हो जाए। स्ट्रोक के सिम्टम्स में सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो ये कि ये सिम्टम आधी बॉडी में आएगा, आधी बॉडी में नहीं आएगा। कुछ कंडीशंस में पूरी बॉडी पे आता है, बट ज्यादातर आधी ही बॉडी में सिम्टम आते हैं, आधे में नहीं आते, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे? अचानक से आपकी आधी बॉडी पैरालाइज होना शुरू हो जाएगी। पैरालाइज होने का मतलब हो सकता है आपकी आईलिड ड्रॉप हो जाए और आप उसे उठा ही ना पाओ, ठीक है। आपको पावर नहीं लग रही है, आप कोशिश करो लेकिन उठ नहीं रही। आपकी विजन ब्लर्ड होने लगेगी, आपको दिखना बंद हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी दिखने में। आप दोनों हाथों को ऐसे उठाओगे तो एक हाथ में ताकत कम फील होगी, एक में ज्यादा होगी, एक पैर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगेगी, आपको डिजीनेस फील होने लगेगा, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। क्यों? ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्रेन में, तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है, ठीक है। कंफ्यूजन होगा। अगर आपसे कोई चीज कोई बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, समझने में प्रॉब्लम होती है और एक्शन लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। सीवियर कंडीशन में आपका फेस ड्रॉप हो जाएगा, मतलब आधा फेस जो है ना, ये इतना हिस्सा ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। आपके ये मसल्स पे कंट्रोल छूट जाएगा, आपके गाल ड्रॉप हो जाएंगे, आपके लिप्स ड्रॉप हो जाएंगी। एक तरफ से आप कंट्रोल कर पाओगे, एक तरफ से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दीज आर क्लासिकल साइंस ऑफ स्ट्रोक, ठीक है।
ये स्ट्रोक के क्लासिकल साइन और सिम्टम्स है। अब इसको क्लैरिफाई कैसे करते हो, FAST, फास्ट, ठीक है। F से क्या होता है, फेस। आप किसी को देख रहे हो जिसको आपको लगता है कि स्ट्रोक हो रहा है, आपको उसको कैसे क्रॉस चेक करना है कि स्ट्रोक है या नहीं। आप उससे बोलो गिव मी अ स्माइल, जब आप स्माइल करोगे तो दोनों तरफ से एक्शन होगा ना, आपकी आईलिड भी क्लोज होगी, यहाँ पर निशान भी आएंगे और आपके लिप्स भी फैलेंगे, ठीक है। अगर आप उसको बोलोगे कस कैसे स्माइल करो, तो स्माइल करने के लिए आधा हिस्सा तो जाएगा स्माइल में, लेकिन आधा नहीं जाएगा, क्यों, उस पे से कंट्रोल नहीं है, ठीक। सेकेंड थिंग, आपकी आंख एक तरफ की पावर कम हो जाएगी, आपके चीक ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलो कि ये स्ट्रोक है, ठीक है। ए से आता है आर्म्स। पेशेंट अगर मूवमेंट कर सकता है उसको बोलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ में से एक उठ रहा है एक नहीं उठ रहा, तो ये भी आपका सिम्टम है कि एक में ताकत नहीं है, ठीक है। उससे पूछ लो पहले से ऐसा हो रहा है कि अभी हुआ है, बोला अभी हुआ ये, तो ये फेस के सिम्टम्स के साथ हाथ पे भी सिम्टम हो गया कि हाथ और पैर में ताकत एक तरफ की कम हो गई है। दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। एस से होता है स्पीच। स्पीच मतलब बोलने में प्रॉब्लम होगी उसको, क्यों, आपकी जबान पे भी तो असर पड़ेगा, ठीक है। तो बोलने में कैसे प्रॉब्लम होगी, आप उसको कोई भी एक लाइन कहिए, मैं ये बोल रहा हूँ मुझे वापस बोल के सुनाओ, तो अगर स्ट्रोक है तो पहली चीज तो उसको कंफ्यूजन होगा, उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो उससे, और अगर समझ में भी आएगा तो जब वो बोलेगा ऐसे करेगा, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं आएंगे। These are symptoms of stroke। और अगर ये तीनों चीजें होती हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये है, तो टी से टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, ठीक है। हॉस्पिटल लेकर जाओगे, डायग्नोसिस किया जाएगा, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पहले अब कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि जैसे ही स्ट्रोक के सिम्टम्स आए तो एस्पिरिन की एक टैबलेट खिला दो और उसके बाद हॉस्पिटल रश करो, या फिर पंजाब में एक चीज कॉमन है, अफीम खिला देना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं तो अफीम खिला के लेके आ जाते हैं। प्रॉब्लम अच्छी होता क्या है, अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, आपने एस्पिरिन दिया या अफीम दिया, ठीक है, वो ब्लड को पतला करने का काम करता है, आपका फ्लो अच्छा कर देता है, तो ये क्लॉट निकल जाएगा और असर आ जाएगा। बट अगर हेमरेजिक है तो फिर से ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और अगर 1 ग्राम ब्लड निकल रहा है तो अब 10 ग्राम ब्लड निकल जाएगा, और ये फिर आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। और स्ट्रोक के जितने भी सिम्टम्स हैं, कहीं पर भी सिम्टम्स को देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। आप किसी हाल में डिसाइड नहीं कर सकते। आप इसको डिसाइड कर सकते हो, TIA, शुरुआती सिम्टम्स तीनों के बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद ये अगर अपने आप खत्म हो गया तो ये TIA था। लेकिन अगर कंटिन्यू है तो उसके बाद भी इन दोनों में से कौन सा आप नहीं बता सकते। इसको बताने का एक ही तरीका है, CT स्कैन। यू हैव टू गेट द पेशेंट टू हैव अ CT स्कैन ऑफ अ हेड, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा इट इज अ क्लॉट और इज इट अ ब्लड, ठीक है। उसके अलावा आप बता नहीं सकते। तो इन सम केसेस लाइक हेमरेजिक स्ट्रोक, अगर आपने अफीम दे दिया या एस्पिरिन दे दिया तो वो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा केस। इस वजह से इट इज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेशन है इन तीनों की कि इमीडिएटली रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इतनी बात समझ में आती है ना। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें से TIA का आपको पता है 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता, अपने आप चला जाता है। सब आर्कनॉइड का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये जब होगा सब आर्कनॉइड हेमरेज तो सर में बहुत भयंकर दर्द होगा, किसी भी पार्ट में इतना ज्यादा अनबेरेबल पेन होगा कि आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अचानक से हुआ क्या है। और इसके साथ स्लाइटली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको स्ट्रोक के सिम्टम डेवलप होना शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि सब आर्कनॉइड स्पेस है, बीच में गैप है, उस गैप में ब्लड भर रहा है, तो पेन तो शुरू हो जाएगा आपको, बट स्ट्रोक के असर आने में टाइम लगेगा, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस बाय द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक कि सब आर्कनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके अलावा बाकी किसी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सेकंड, इसको डिफाइन कर सकते हो ब्रेन स्टेम स्ट्रोक को। इसमें क्या होता है, बाकी स्ट्रोक्स में से कहीं पर भी जो आपका क्लॉट है वो ब्रेन के किसी एक पार्ट में पड़ेगा तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे। इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो स्टेम का पार्ट होता है उसमें क्लॉट फंस जाता है और ये आपका बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के स्टेम से पूरा का पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका रेस्पिरेशन भी इसी से कंट्रोल होगा और मोटर रिस्पॉन्स भी इसी से कंट्रोल होगा, यानी कि आपके मसल पावर, आपका कंट्रोल, ये सारा ब्रेन स्टेम से ही कंट्रोल होता है। और जब ये स्ट्रोक पड़ता है तो आपको सिम्टम्स आते हैं क्या, आप लॉक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लॉक्ड इन सिम्टम्स। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट बॉडी के किसी हिस्से को हिला नहीं पाएगा, सिर्फ आंखें उसकी हिलेंगी, वो बोलना चाहेगा आवाज नहीं निकलेगी,
जबान नहीं खुलेगी, मुंह नहीं खुलेगा, हाथ नहीं हिलेंगे, पैर नहीं हिलेंगे, ये लॉक्ड इन सिम्टम होता है अगर ये सीवियर स्ट्रोक हुआ है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ये स्ट्रोक तो हुआ है बट ब्रेन स्टेम स्ट्रोक हुआ है, सो द पेशेंट इज लॉक्ड इन, दे कैन नॉट मूव। उस कंडीशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट को कैसे हम डायग्नोस करें और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे स्ट्रोक्स के रिस्क फैक्टर की। कौन कौन से लोग ऐसे होंगे जिनको स्ट्रोक का ज्यादा रिस्क होगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन है, जिसको कभी TIA हुआ हो उसको 100% चांसेस हैं कि आगे चल के स्ट्रोक आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा जिसका D-dimer टेस्ट बड़ा हो या जिसको प्लेटलेट का कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसकी ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी होती है तो उसको चांस है कि वो ये स्ट्रोक डेवलप कर लेगा। इसकी एक डिजीज कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। इसमें जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं जो राउंडेड होते हैं वो राउंड ना होकर चपटे लंबे लंबे हो जाते हैं, तो वो आपस में जल्दी से चिपक जाते हैं और क्लॉट बनाने की क्वालिटी उनके अंदर ज्यादा हो जाती है। इसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। देन एक मेजर फैक्टर है स्ट्रोक को कंट्रोल करने का, वो है स्मोकिंग, सिगरेट पीना, टोबैको यूज करना, देन अल्कोहल। ये सारे कंडीशन स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। देन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बेसिकली 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आपका हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस है डेफिनेटली। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ अगर आपको ब्रेन में एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है ये जो आपकी प्लेन ब्लड वेसल्स जा रही है इसके अंदर बीच में प्लाक जम जाता है, प्लाक जमने की वजह से ये मोटी होती चली जाती है, यहाँ क्लॉट जैसा बन जाता है और इसके अंदर की जगह को कम कर देता है। इसकी वजह से आपको इस्कीमिक स्ट्रोक होने के चांसेस बन जाते हैं और कभी एन्यूरिज्म अगर रप्चर हो गया, ब्लास्ट हो गया तो इस्कीमिक वो हेमरेजिक स्ट्रोक होने के भी चांसेस बन जाएंगे। तो ये एन्यूरिज्म की कंडीशन में भी स्ट्रोक होना लाजमी है, हो सकता है, बेशक बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देन डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ओबेसिटी जानते हो, ओवरवेट, मोटापा, ओवरवेट। ठीक है, ये कंडीशंस अगर है तो ये भी स्ट्रोक को दावत देती हैं कि स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक, देन कोमॉर्बिडिटी कंडीशन, इनके साथ अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है स्पेशली हार्ट से रिलेटेड या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, CAD है, तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये क्यों बढ़ जाते हैं इसको समझने के लिए आपको हार्ट के फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। और अगर आपका हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो ब्लड का फ्लो ऐसे चलता रहता है वो क्या होता है, यहाँ पर घूमकर उसमें पूलिंग हो जाती है। नेट पे सर्च कर लेना पूलिंग क्या होता है। वो जो ब्लड फ्लो करना चाहिए वो फ्लो करके बाहर नहीं निकलता, वहीं पे घूम जाता है। जब फ्लो करके बाहर नहीं निकलेगा वहीं पे घूमता रहेगा तो उसके अंदर क्लॉट जम जाएगा, फिर हार्ट की पंपिंग के साथ वो क्लॉट चला जाता है ब्रेन में और वो स्ट्रोक बना देता है। ठीक है, तो जिसको कार्डियक आउटपुट देखते हो ना, डॉपलर वो कराते हो क्या, 2D इको, उसमें कार्डियक आउटपुट होता है, वेंट्रिकल फंक्शन होता है, वो 50% से नीचे जिसका होगा उसमें चांसेस होते हैं ज्यादा कूलिंग करके स्ट्रोक बनाने के। तो ये भी एक कंडीशन है, अगर किसी का 2D इको में आउटपुट कम आ रहा है तो स्ट्रोक के बारे में भी उसको ध्यान रखना है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज मतलब एक ही पोजीशन में है पेशेंट, सपोज अनकॉन्शियस पेशेंट है या पैरालिसिस का पेशेंट है, एक ही कंडीशन में है और वो मूव नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ब्लड स्लो होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में अगर आप बने हो तो आपका ब्लड प्रेशर गिरता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक। मतलब ऑर्थोपेडिक्स, हमारा स्कल, हमारी पूरी बॉडी का बोन सिस्टम वो एक ही कंडीशन में है, तो उससे रिलेटेड ये हो जाता है हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसके साथ ही ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाकर स्ट्रोक बना सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इमोबिलाइज कभी नहीं होना, आपको एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छी रहे और आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो। देन अगर आपको कैंसर की कंडीशन है, स्पेशली ल्यूकीमिया के कुछ केसेस में आपके प्लेटलेट जल्दी क्लॉट हो जाते हैं या प्लेटलेट बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में आपको स्ट्रोक होने के चांसेस भी होते हैं।
और एक हमारी सबसे ज्यादा आदत पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बाहर का जंक फूड खाने की, ठीक है। तो जंक फूड जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा बॉडी में फैट भी होगा, ओबेसिटी भी बनेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, आगे चल के ये स्ट्रोक के चांसेस बनाते हैं। तो अगर जंक फूड अवॉइड करो ज्यादा बेहतर है। हेल्दी डाइट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनहेल्दी डाइट लोगे तो आपको 1000 तरह की बीमारियां होंगी, जिनमें से एक स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, किन किन को स्ट्रोक हो सकता है, ये इसके चांसेस थे। अब स्ट्रोक होने के कॉम्प्लिकेशंस तो बताने की जरूरत है नहीं। अगर स्ट्रोक हो गया, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन आप कोमा में भी जा सकते हो, आगे चल के आपको बहुत सीवियर ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें डिस्कशन करना है प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन करना बहुत ही ईजी है। इसका फुल फॉर्म है ABC और S, D नहीं आए, S से स्ट्रोक, ठीक है। ABC और S। A से क्या है? एस्पिरिन। अगर किसी पेशेंट को, स्पेशली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनको एस्पिरिन का डोज चला दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रिस्क्राइब है तो आप उसको लीजिए, इसमें स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन प्रिस्क्राइब नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है और तुम उसको एस्पिरिन चला रहे हो तो फिर हेमरेजिक स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो अगर नहीं प्रिस्क्राइब है, डॉक्टर जरूरत नहीं है उसकी, तो फिर मत, ठीक है। B से है ब्लड प्रेशर, C से है कोलेस्ट्रॉल। इन दोनों को कंट्रोल में रखो, इनको आगे पीछे नहीं जाने दो, ठीक। और S से है स्मोकिंग, अल्कोहल, गंदी हरकतें, ड्रग्स, इनको अवॉइड करो तो आपको स्ट्रोक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आती है बात? नाउ लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक हुआ तो करना क्या है? सबसे पहले फास्ट, जो बताया था, फास्ट से आप डायग्नोस कर लो और इमीडिएटली हॉस्पिटल रश कर दो। स्ट्रोक कौन सा है? सब आर्केनॉइड, हेमरेजिक स्ट्रोक और ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के अलावा और TIA के अलावा आप कभी डायग्नोस नहीं कर पाओगे क्या है क्या नहीं है। उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक ही है, CT स्कैन। CT स्कैन जब तक नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट से कि कौन से टाइप का स्ट्रोक आया है। तो वो हॉस्पिटल को इमीडिएटली रश करना चाहिए, CT स्कैन करके टेस्ट करना चाहिए कि किस तरह का केस है। अगर इस्कीमिक है तो हम उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हेमरेजिक है तो हम ब्लड को बहने से रोकने की कोशिश करेंगे, हेमरेज को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो अंदर ब्लड जम गया है उसको बाहर फ्लश आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंडीशन कि उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। बट स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाने हैं ताकि कोई परमानेंट डैमेज ना हो और डेथ तक बात ना पहुंचे, ठीक है। समझ में आती बात? कोई क्वेश्चन नहीं?